हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की कविता पर्वत प्रदेश में पावस, जो लिखी है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। और इस कविता का मुख्य उद्देश्य इनका क्या रहा है कि पर्वतीय प्रदेशों की प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन करना रहा है। तो कविता पढ़ने से पहले चलो एक नजर डाल लेते हैं इनके जीवन परिचय पर। तो सुमित्रा नंदन जी के जीवन परिचय पर एक नजर डाल रहे हैं। तो 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनके बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। यानी कि अरविंद घोष जी ने अपनी जो फिलॉसफी इन्होंने लिखी थी, तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने उनकी वो फिलॉसफी पढ़ी थी, दर्शन शास्त्र पढ़े थे, तो उनका उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े, आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे, लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण और लोकायतन। तो ये इनकी कविताएं थी और रचनाएं थी, और इनकी साहित्य की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा, इनके जीवन परिचय के बारे में अपन ने पढ़ा। तो अब देखिए ये अपनी इस कविता में क्या कहना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनकी जो ये कविता है, इस कविता में इन्होंने पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता का वर्णन किया है। पावस ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु में वो पर्वतीय प्रदेश कैसा दिखता है, तो वो इन्होंने क्या है, वो पूरी की पूरी उन्होंने सुंदरता की छटा बिखेरी है। तो देखिए, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पर्वतीय प्रदेश के वर्षा ऋतु की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है। पावस ऋतु क्या होती है? वर्षा की ऋतु, बरसात की ऋतु। पल पल परिवर्तित प्राकृतिक वेश, और पर्वतीय प्रदेश में जो वर्षा ऋतु में जो पर्वतीय प्रदेश होता है, तो उसकी जो सुंदरता होती है वो भी क्या है, अलग अलग अनेक प्रकार के रूप बदलती रहती है। प्राकृतिक वेश का मतलब अलग अलग प्रकार से अपने वेश को, अपने रूप को बदलना। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अब लोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। अब देखिए, पर्वत श्रृंखला क्या होती है? मेखलाकार पर्वत श्रृंखला क्या होती है? गोल गोल पहाड़ियों की श्रृंखलाएं, लड़ियां। अपार का मतलब असंख्य, अपने सहस्त्र हजारों, सहस्त्र का मतलब हजारों, दृग का मतलब आंखों, और सुमन का मतलब फूल, फाड़ का मतलब आंखें फाड़ फाड़ के देखना। अवलोक रहा का मतलब देख रहा है, निहार रहा है बार बार। नीचे जल में निज अपना, महाकार का मतलब बहुत बड़ा विशाल आकार। तो कवि कहता है कि
उस पर्वतों के ऊपर जो पेड़ पौधे खड़े हैं और पेड़ पौधों के ऊपर हजारों प्रकार के रंग बिरंगे जो फूल लगे हुए हैं, उस पर जो फूल लगे हुए हैं वो फूल ऐसे लग रहा है कि उनकी आंखें हों। मतलब वो अपनी सुमन रूपी फूलों रूपी आंखों से वो जो पर्वतीय प्रदेश है वो अपना निज यानी कि निज अपना खुद का जो है आकार है वो नीचे जो ताल है, नीचे जो तालाब हैं उन तालाबों के अंदर से क्या है अपना रूप निहार रहा है, अपना विशाल रूप निहार रहा है। अगर देखिए, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल, और जो पर्वतीय प्रदेश है, जो पहाड़ हैं, वो पहाड़ के नीचे जो तालाब है वो ऐसा लग रहा है, उस पानी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो नीचे कोई दर्पण है और अपना विशाल रूप अपने चरणों के नीचे जो चरणों के नीचे जो ताल है तो अपना विशाल रूप उसके अंदर से देख रहा है। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब यहाँ पर कवि ने कहा है कि जितने भी जो पहाड़ों पर बारिश होती है, बारिश होने के बाद झरने बन जाते हैं। अब झरने जो हैं वो क्या है, झर झर की अपनी नाद से, अपनी आवाज से उस गिरी पर्वत की, गिरी का मतलब पर्वत की गौरव गाथा गा रहे हैं, उसकी महिमा का गान कर रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, जितने भी झरने हैं उस झरनों के अंदर रोम रोम में क्या है, मस्ती छाई हुई है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब जितने भी यानी कि जो झरने हैं उस झरनों का जो पानी है वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई मोतियों की लड़ी हो, उन लड़ियों से जो मोतियों के समान जो लड़ी है वो पानी के झरने इस प्रकार बहुत सुंदर लग रहे हैं। झरते हैं झाग भरे निर्झर, और झाग उनके अंदर से झर रहा है। तो इस प्रकार पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता और बढ़ जाती है। गिरिवर के उर में उठ उठ कर उच्च कक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नव पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब यहाँ पर कवि ने वहां पर्वतों के ऊपर उगे हुए बड़े बड़े पौधों के बारे में कहा है, बड़े पेड़ों के बारे में कहा है कि गिरिवर के उर, गिरिवर यानी कि पहाड़, पर्वत के उर का मतलब होता है हृदय। हृदय के अंदर से जो पहाड़ जो पर पौधे, पेड़ पौधे जो उगे हुए हैं वो ऐसे लग रहा है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी ऊंची आकांक्षाएं, ऊंची ऊंची उनकी इच्छाएं हैं तरुवर। तो उनके जो तरुवर का मतलब होता है पेड़। तो पर्वत के जो हृदय के अंदर से जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं वो उनकी महत्वाकांक्षाओं की कामना कर रहे हैं। है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। और वो जो पेड़ हैं वो ऐसे लग रहा है कि वो नभ को, नभ यानी कि नभ का मतलब होता है आकाश, आकाश को अनिमेष लगातार एक टक और स्थिर रह करके कुछ चिंता में बैठे हुए वो आकाश को झांक रहे हैं। जिस प्रकार कोई चिंता में बैठा कोई आदमी आकाश की तरफ देखता है तो उसी प्रकार ही क्या है वो पहाड़ के ऊपर जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं वो भी उसको झांक कर देख रहे हैं। अब अचानक रूप बदल जाता है प्रकृति का। कब बदल जाता है, देखिए, उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद के पर रव शेष रह गए हैं निर्जर है टूट पड़ा भू पर अंबर। यहाँ पर कवि कहता है कि अचानक बादल छा जाते हैं, काला अंधेरा छा जाता है। उड़ गया लो भूधर, भूधर का मतलब जो पृथ्वी होती है, जो पहाड़ जो होते हैं वो भी कहता है कि वो भी कहीं ना कहीं अंतर्ध्यान हो गए, कहीं गायब हो गए। भूधर भी अंदर पृथ्वी के अंदर सब कुछ चला गया। फड़का अपार पारद के पर, जो उजाला था वो भी क्या है फड़का मार, यानी कि जो
पारे के सम्मान, पार मतलब पारा, पारे के सम्मान जो पर्वत दिखा, जो बादल हैं, पारे के सम्मान, पारे के रंग के जैसे जो बादल हैं वो सारे के सारे ऐसे लगता है सभी ओर छा गए। रव शेष रह गए निर्जर है टूट पड़ा भू पर अंबर, ऐसे लग रहा है कि सारे के सारे जो पेड़ पौधे पहाड़ सब अचानक सब कुछ क्या है दिखाई देना बंद हो गया। और रव, रव का मतलब होता है शोर शराबा, किसका? निर्जर, निर्जर का मतलब झरने, जो झरने हैं सिर्फ उनकी आवाज ही शेष रह गई, वही उनकी कल कल की ध्वनि हमारे को उसका ही शोर शराबा सुनाई दे रहा है। और ऐसे लग रहा है कि भू पर, भू पर यानी कि पृथ्वी पर सारा का सारा जो अंबर है, आकाश है, वो टूटकर नीचे गिर गया हो। धंस गए धरा में सबे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। कहता है कि ऐसे लग रहा है कि सभे शाल मतलब जो पेड़ पौधे हैं, वो बड़े बड़े जो शाल के वृक्ष हैं, जो जो पर्वतों पर उगे हुए हैं, वो सारे के सारे ऐसे लग रहा है धरा पृथ्वी के अंदर धस गए हों। और उठ रहा धुआं जल गया ताल, ऐसे लग रहा है कि जो तालाब भी दिखाई दे रहा है था वो भी क्या है जल रहा है, और उसके अंदर से ही क्या है धुआं उठ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जब बादल वहां पर छा गए सारा का सारा, जब वहां पर बादल छाते हैं तो कुछ भी पर्वत पहाड़ तालाब झरने वगैरह वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं देता, अकेली झरनों की आवाजें सुनाई हमारे को देती हैं। यो जलद यान में विचर विचर या इंद्र था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो यहाँ कवि ने क्या है, यहाँ कवि ने रूहानी बात की है। तो कवि कहता है कि यो जलद यान में विचर विचर, विचर विचर का मतलब घूम रहे हैं। जलद यान, जलद यान बादलों रूपी अपना विमान, बादलों रूपी अपना विमान लेकर के जो इंद्र देवता हैं वो यहाँ पर, इंद्रजाल का मतलब है जादू के खेल, जादू के खेल खेलने के लिए आ गए हों। तो यहाँ पर वह कवि ने क्या है पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता का वर्णन किया है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा एक ही अलंकार सबसे ज्यादा आया है, मानवीकरण अलंकार आया है, और उपमा अलंकार की छटा भी देखने को यहाँ पर मिलती है। तो स्टूडेंट्स आपको हो सकता है अच्छे से आपके ये कविता समझ में आई हो, नहीं आई है, या कुछ कहीं कोई पहरा समझ में नहीं आया, कोई शब्द समझ में नहीं आया, तो मेरे से आप बात कीजिएगा। धन्यवाद।